इस बीच यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर, तुर्की ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने से मना कर दिया है। इससे पहले अमेरिका समेत कई यूरोपियन देश रूस के विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर चुके हैं, लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि वो अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद नहीं करेंगे। इससे पहले रूस ने अमेरिका और यूरोप पर पलटवार करते हुए 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध महायुद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। रूसी सेना की ओर से बरस रहे बमों और मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी, जिसकी एक तस्वीर राजधानी कीव से भी सामने आई। वहां रूसी सेना की मिसाइल के निशाने पर आई एक रिहायशी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। वहां से काले धुएं के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इन हमलों के लिए वहां के लोगों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को निशाने पर ले लिया। कुछ ऐसा ही मंजर शहर में कई दूसरी जगहों पर भी नजर आया और इमारतों में लगी आग इतनी भीषण थी कि उससे निकल रहे धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। यूएनएचआरसी यूक्रेन पर हमले की जांच करेगा। इसके लिए 3 सदस्यीय एक जांच आयोग बनाया गया है जो रूस की सेना के हमले की जांच करेगा। दरअसल शुक्रवार को यूक्रेन पर रूसी हमले की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव के समर्थन में 32 देशों ने वोट दिया, जबकि रूस और पूर्वी अफ्रीकी देश एरिट्रिया ने प्रस्ताव का विरोध किया। साथ ही भारत, पाकिस्तान और चीन समेत 13 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करके प्रस्ताव का स्वागत किया है। इस बीच रूसी सेना के नजदीक पहुंचने की खबरों से यूक्रेन की राजधानी कीव में दहशत का आलम है। लोगों ने वहां से जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। कभी भी हमले की जद में आने के खौफ से लोगों ने रेलवे स्टेशनों का रुख किया, जिसकी वजह से कई स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहां लोग ट्रेन आने के इंतजार में घंटों खड़े रहे। उनमें कुछ लोग इस तरह गले मिलकर फूट फूट कर रोते दिखाई दिए, मानो उन्हें लग रहा हो कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकने के कुछ ही देर बाद उसमें लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में कुछ लोग ट्रेन की सीढ़ियों पर ही बैठने को मजबूर हो गए, जबकि कुछ लोग ट्रेन में जगह नहीं मिलने से मायूस नजर आए। वहीं जिन्हें अपनी मंजिल पर जाने के लिए ट्रेन में जगह मिल पाई, वो कीव छोड़कर अपने सामान के साथ वहां से रवाना हो गए। इस बीच भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने में जुटी हुई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन से अब तक 20,000 से ज्यादा छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हम लोग कई शेल्टर होम्स में गए जो भारत सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। हमारी मुलाकात अभिजीत से हुई। अभिजीत की पत्नी 9 महीने की गर्भवती, वो कीव में फंसे, लेकिन ऑपरेशन गंगा की वजह से वो किसी तरह से बचकर वहां से निकले। अभिजीत ने हमको बताया कि वो अब अपनी बेटी का नाम गंगा रखेंगे। ऑपरेशन गंगा की वजह से उनकी पत्नी और उनकी बच्ची की जान बची है। होने वाली बेटी का नाम वो गंगा रखेंगे। उधर रूस ने यूक्रेन के चर्निव शहर में एयर स्ट्राइक की, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। वहां एक साथ कई जगहों पर हुई बमबारी में करीब 50 लोग मारे गए और इन हमलों से चर्निव शहर के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रूसी विमानों के इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। सड़कों पर जहां तहां लोगों के शव दिखाई दिए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। यही नहीं, रूसी विमानों ने कई रिहायशी इमारतों को भी अपना निशाना बनाया। कुछ मकान तो हमले के कई घंटों बाद भी आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। शहर में जगह जगह मलबे का अंबार नजर आया। इस बीच वहां राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया, जिसके तहत ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद ली गई और फिर उन लोगों को नीचे उतारकर तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहीं दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुटे रहे। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के एक सांसद ने यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने के लिए पुतिन की हत्या को ही इकलौता उपाय बताया है। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसी ग्रैहम ने ट्विटर पर लिखा कि रूस के ही लोग इस जंग को रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने राष्ट्रपति को मारना होगा। अपने ट्वीट में लिंडसी ग्रैहम ने रोम के राजा जूलियस सीजर के हत्यारे का जिक्र किया और पूछा कि क्या रूस में कोई ब्रूटस है जो पुतिन को मार गिराए। वहीं रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना जमीन पर लगातार डटी है। राजधानी कीव और उसके आसपास के शहरों पर मिसाइलों, बमों और टैंकों से हमले हो रहे हैं, तो कुछ इलाकों में यूक्रेन के सैनिक उन्हें धूल भी चटा रहे हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की सेना ने जारी की।
जिनमें एक तस्वीर कीव के पास के एक इलाके की है। दावा है कि जब रूस की सेना वहां टैंकों के साथ कब्जे के लिए पहुंची तो यूक्रेन के फौजियों ने अचानक उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया, जिसमें टैंक पर सवार रूस के कई सैनिक मारे गए और उनके शव सड़क पर बिखरे पड़े मिले। इतना ही नहीं, कीव के पास ही एक दूसरे इलाके में रूस के कुछ टैंकों को जब्त कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। रूस की सेना से लोहा लेने का यह सिलसिला मिकोलाइव शहर में भी देखने को मिला। दावा है कि जंग के दौरान वहां रूस के फौजियों पर यूक्रेन के सैनिक भारी पड़े, क्योंकि मिकोलाइव शहर की सड़क पर जब सीधी लड़ाई हुई तो रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, उन्होंने जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियों और टैंकों को छोड़कर वहां से भागने में ही भलाई समझी, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने उन सभी गाड़ियों और टैंकों को जब्त कर लिया और फिर उनमें आग लगा दी गई। कुछ ही देर में टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया कि उसने बस में सवार रूस के कई सैनिकों को पकड़ लिया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें कुछ सैनिक बंधक बने नजर आए। जवाबी हमलों के बीच बूचा शहर के मेयर ने रूस के जलते टैंकों के सामने खड़े होकर अपना वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सेना और अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही यूक्रेन ने यह दावा किया कि बीते 9 दिन से चल रही जंग में उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने इस पर एक रिपोर्ट भी जारी की, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक 9000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 33 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 37 हेलीकॉप्टरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 251 टैंकों, 900 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। उधर यूक्रेन पर हमले के बाद डोनेस्क इलाके के कई लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। वहां हो रहे बम धमाकों से बचने के लिए इन्होंने अपने गांव छोड़ दिए। इनमें रहने वाले ये लोग अपने परिवार के साथ वहां बने शेल्टर होम में रहने चले गए। वहां से ऐसे ही एक शेल्टर होम की तस्वीर सामने आई, जहां से ये लोग जमीन पर बिस्तर लगाकर रात काटते दिखाई दिए। वहां बैठी महिलाएं और बच्चे डरे सहमे नजर आए। हालांकि इन शेल्टरों में लोगों के लिए खाने और दवाइयों का पूरा इंतजाम है। रूस का रुख राजधानी कीव या उसके आसपास के शहरों पर ही नहीं सिमटने वाला। खबर है कि पुतिन ने अब यूक्रेन के पश्चिम पर अपनी पैनी नजरें गड़ा दी और कीव पर कब्जे के बाद रूस की हिट लिस्ट में यूक्रेन का अगला शहर होगा लवीव। यह खतरा यूक्रेन के लिए तो बहुत बड़ा ही है। इसने नाटो और अमेरिका के माथे पर भी पसीना ला दिया, क्योंकि लवीव यूक्रेन के पश्चिम में है और यूक्रेन का पश्चिम वो इलाका है जो नाटो देशों की सीमा से लगता है। अब तक वो रूस की सेना की पकड़ से दूर है, लेकिन डर है कि रूस अब यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर भी धावा बोलने की फिराक में, जिसके खौफ में मरे जा रहे लवीव के आम लोगों ने ही अपनी सुरक्षा के लिए कमर कस ली। वहां से सामने आई तस्वीरों में हाथ में फावड़े थामे लोग रूस की बमबारी से बचने के लिए एक पार्क में बड़े से बंकर में खुदाई करते नजर आए। Lviv is still not in danger, but we have to be prepared for Russian invasion. यूक्रेन का लवीव शहर राजधानी कीव के पश्चिम में 540 किलोमीटर दूर है। इसलिए जब कीव में रूस ने हमले शुरू किए तो वहां से लोग भागकर लवीव चले गए और उनमें कई लोग लवीव में बंकरों में काम करने में लगे हैं, ताकि तब तक रूस की सेना के बड़े हमलों से बचे हुए पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर को आगे भी बचाया जा सके। लवीव में वैसा हाहाकार नहीं मचा है जैसा कि उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में मचा है। पश्चिम ही इकलौती ऐसी दिशा है जहां रूस की सेना यूक्रेन में अपनी तगड़ी पहुंच नहीं बना पाई है, लेकिन डर है कि अब सीन बदल सकता है और अगर रूस यूक्रेन के इस पश्चिमी हिस्से में भी पहुंच गया तो यूक्रेन तो छोड़िए, अमेरिका और नाटो के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की इस पश्चिमी दिशा में ही पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे देश पड़ते हैं। थोड़ा नीचे ही रोमानिया भी है, जो कि नाटो के सदस्य हैं और इस लिहाज से अमेरिका के साथी हैं। लवीव शहर से तो पोलैंड बॉर्डर की दूरी करीब 80 किलोमीटर ही है। यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि फिर रूस सिर्फ लवीव पर तो रुकेगा नहीं, वो वहां से यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ेगा और देर सवेर यूक्रेन युद्ध की आंच नाटो और अमेरिका तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन रूस की राह इतनी आसान भी नहीं होने वाली, क्योंकि लवीव के बाहरी हिस्से में लोगों ने सड़कों पर मेटल के बैरिकेड और भारी भरकम मशीनें रख दी हैं ताकि रूस की सेना के टैंक आगे बढ़ ही न पाए। वहीं दूसरी सड़कों पर रेत के बोरों की लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। लोग दिन रात इन रोड ब्लॉक्स की पहरेदारी कर रहे हैं और संदिग्ध गाड़ियों को शहर में घुसने नहीं दे रहे। खुद यूक्रेन की सेना ही लवीव में लोगों को रोड ब्लॉक बनाने में मदद कर रही है। उन्हें बता रही है कि बैरिकेड कहां बनाए जाएं, कैसे बनाया जाए, और अगर ये सब काम नहीं आया तो दूसरा इंतजाम भी है। लवीव के लोगों ने पेट्रोल बम भी बनाने शुरू कर दिए हैं।
यूक्रेन में युद्ध के बीच लोग जान बचाकर पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। पोलैंड में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। पोलैंड ने इन शरणार्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति ने यूक्रेन से सटे एक ऐसी ही सीमा का जायजा लिया और इंतजामों की जानकारी ली। ताइवान में ब्लैकआउट हो गया, जिसके बाद सीधा शक चीन पर गया और ये अटकलें लगने लगी कि ब्लैकआउट कहीं चीन की साजिश तो नहीं। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन और ताइवान की लड़ाई को हवा मिल गई है और यही वजह रही कि जैसे ही वहां से ब्लैकआउट की खबर आई, शक की सुई चीन की ओर घूम गई। अब इसे संयोग कहें या साजिश, क्योंकि ताइवान में बत्ती ठीक उस समय गुल हुई जब वहां की राष्ट्रपति शाई इंग-वेन और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की मुलाकात होने वाली थी। इस ब्लैकआउट के दौरान राष्ट्रपति के दफ्तर में तो बिजली की सप्लाई होती रही, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसकी वजह से शाई और पोम्पियो की मुलाकात की होने वाली लाइव स्ट्रीमिंग रद्द करनी पड़ी। मतलब यह कि बिजली जाने से ताइवान और अमेरिकी नेता की मुलाकात की सीधी तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं आ पाई। इस मामले को ताइवान सरकार ने भी हल्के में नहीं लिया और ब्लैकआउट पर वहां के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सख्ती दिखाई गई। राष्ट्रपति कार्यालय ने कैबिनेट और पावर सप्लाई कंपनी से ब्लैकआउट की वजह पूछी और निर्देश दिया कि जल्द समस्या सुलझाई जाए, जिसके जवाब में सरकारी पावर कंपनी ने बताया कि वहां के सिंटा पावर प्लांट में गड़बड़ी की वजह से बत्ती गुल हुई है। यह पावर प्लांट ताइवान का कोयले से चलने वाला तीसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जो ताइवान की कुल बिजली सप्लाई के 7वें हिस्से की आपूर्ति करता है। इस ब्लैकआउट की वजह से ताइवान के करीब 55 लाख घरों में अंधेरा हो गया। राजधानी ताइपे पर इसका सीधा ज्यादा असर पड़ा और लोग सुबह 9 बजे से ही बिजली संकट से जूझते रहे। हालांकि बाद में खबर आई कि इस समस्या को काफी हद तक सुलझा लिया गया है, लेकिन तब तक शाई और पोम्पियो की मुलाकात खत्म हो चुकी थी और बिजली नहीं होने से इसका सीधा प्रसारण नहीं हो पाया, जो मौजूदा हालात में ताइवान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात चीन को यह समझाने के लिए थी कि उसका ताइवान हथियाने का सपना सच नहीं होने वाला। लेकिन ठीक उसी समय लाइट चली गई। पोम्पियो के ताइवान पहुंचने से एक दिन पहले ही 5 अमेरिकी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी ताइवान पहुंचा था, जिसके बारे में पता चलते ही चीन तड़पने लगा था। वो चीखने लगा था। बौखलाहट में उसने अमेरिका को यह धमकी तक दे डाली थी कि इसकी अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसीलिए ताइवान में ब्लैकआउट की वजह से फैले अंधेरे को युद्ध की आहट समझा जा रहा है। जब से यूक्रेन में रूस ने बम बरसाए हैं, तब से ताइवान परेशान है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उसे पता है कि चीन गिद्ध की तरह घात लगाए बैठा है और मौका मिलते ही वो ताइवान में यूक्रेन की कहानी दोहरा सकता है। ताइवान की परेशानी से अमेरिका भी अनजान नहीं है, इसीलिए उसने अपना प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेजा। वहां के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप तो खुलकर यह बात कह चुके हैं कि चीन के इरादे नेक नहीं है। China is threatening Taiwan. Russia is decimating Ukraine. यही नहीं है, एक इंटरव्यू में तो ट्रंप ने यह तक बोल दिया कि इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है। वैसे ट्रंप ही नहीं, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे भी ये डर जता चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के पहले ही दिन चीन के 9 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए थे। ये हरकत चीन 1 महीने में 12 बार कर चुका है।